Hello students, how are you? Hope you all are doing well and safe at your home. लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 7 संज्ञा। ओके, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा विथ एग्जाम्पल और संज्ञा के भेद पढ़े थे। ठीक है, आज उसके अन्य जो भेद बताए गए हैं इंग्लिश विद्वानों द्वारा, अंग्रेज विद्वानों द्वारा, जो उनके अलग जो दो भेद अलग से बताए गए हैं उनको हम समझेंगे। ओके, सो नेक्स्ट था, देखिए, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है ना, समुदायवाचक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समुदाय है ना, समूह, झुंड, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कलेक्शन। ओके, तो ये वही है क्या, समुदायवाचक संज्ञा। आपने इंग्लिश ग्रामर में ये पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये वही है। समुदायवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में पढ़े होंगे आपने, मटेरियल नाउन। ओके, सो समुदायवाचक संज्ञा क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक होते, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, अब तो वह एक से अधिक, मतलब उनका एक समूह हो जाता, उनके लिए यह समुदायवाचक संज्ञा प्रयोग किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेना में एक व्यक्ति तो नहीं होता, सेना के बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, उनका एक समूह होता है। वैसे ही दल, टोली, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक बच्चे की तो क्लास नहीं होती, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वह उनकी कक्षा कहलाती है। ठीक है, वैसे ही सभा, जैसे विभिन्न प्रकार की सभाएं होती हैं, उसमें भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। वैसे ही झुंड, जैसे पशुओं का झुंड, जानवरों का झुंड, आपने देखा होगा ना कि जब वे बाहर चरने के लिए निकलते हैं, उन्हें जंगलों में ले जाया जाता है, तो एक नहीं होते, वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उनका भी एक झुंड होता है, वह क्या है, समुदायवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, अन्न आदि। ओके, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, ये पदार्थों से बनते हैं, है ना, द्रव्य से बनते हैं, उनका बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं आगे संज्ञा के कार्य। तो संज्ञा के क्या कार्य हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। जैसे दिया, देखिए, वाक्य में संज्ञा पद कर्ता, कर्म, पूरक, करण, अपादान, अधिकरण आदि कई कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर विभु सो रहा है, तो कौन सो रहा है, यहाँ पर विभु सो रहा है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, विभु, है ना, विभु जो है वह क्या है, कर्ता है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, वह पानी पी रहा है, तो क्या कर रहा है, वह पानी पी रहा, मतलब वह एक काम कर रहा है, तो यह क्या है, कर्म, पानी क्या है इसमें, कर्म कर रहा है वह। नेक्स्ट है, रामू विद्यार्थी है, ठीक है ना, रामू तो क्या है, करता है, परंतु वह क्या है, विद्यार्थी भी है, तो यह क्या है, पूरक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने चाकू से सेब काटा, तो चाकू से मतलब उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, सेब किससे काटा जा रहा है, चाकू से, तो चाकू से कार्य किया जा रहा है, तो यह क्या है, करण कारक, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह क्या है, करण। ओके, करण के रूप में है, प्रयुक्त है वह। नेक्स्ट है, देखिए, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्ययों से बनाई जाती है। वे किस प्रकार से उनका परिवर्तन होता है, चलिए हम पढ़ते हैं उसे। जैसे देखिए, जातिवाचक में बच्चा, तो बच्चा का भाववाचक क्या होगा, बचपन, पशु का पशुता, देव का देवत्व, नारी का नारित्व, मनुष्य का मनुष्यता। ओके, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। नेक्स्ट है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, निज का निजता, मम का ममता, आपका आपा, पराया का परायापन, अहम का अहंकार। ठीक है, ये सर्वनाम से भाववाचक में परिवर्तन हुआ। फिर है नेक्स्ट, विशेषण से भाववाचक। तो
तो काला विशेषण है तो इसका भाववाचक क्या होगा? कालापन। ऊंचा का ऊंचाई, गरीब का गरीबी, सुंदर का सुंदरता, कुशल का कुशलता। ओके, तो ये है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। जो अब हम पढ़ते हैं क्रिया और अव्यय किस प्रकार से भाववाचक में परिवर्तित होता है, इनका परिवर्तन होता है। तो देखिए क्रिया क्या है? कहना। कहना का क्या जाएगा भाववाचक में? कहावत। घबराना का घबराहट, चलना का चाल, उड़ना का उड़ान और बुनना का बुनाई। ओके, ये है क्रिया से भाववाचक। अब हम पढ़ते हैं अव्यय से भाववाचक। तो शाबाश का शाबाशी, दूर का दूरी, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी और निकट का निकटता। ओके, सो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फिर से एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और किस प्रकार से संज्ञा कार्य करता है और भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है, ये आप फिर से अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, चलिए हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, फर्स्ट देखिए दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर है देखिए जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है उसमें हमें टिक करना है। फर्स्ट दिया देखिए नदी, मुंबई, पर्वत और घर, इनमें से जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है? मुंबई। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं समुच्चय बोधक से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो अभी हमने पढ़ा कि क्रिया, सर्वनाम और विशेषण से तो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है परंतु समुच्चय बोधक से नहीं बनाई जा सकती। तो ये समुच्चय बोधक से ये क्या है? राइट आंसर है। सो यू कैन टिक हियर। ओके, नेक्स्ट है नंबर ग, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अध्यापक, चेतक, हरभजन और गंगा। तो इसमें क्या आएगा? अध्यापक। ओके, सो राइट आंसर इज अध्यापक। नेक्स्ट है नंबर घ, दानव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दानी, दान, दानवी या दानवता। तो दानव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दानवता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट दिया है का नंबर, गणतंत्र दिवस पर वायुयानों की उड़ान देखने योग्य थी। अब यहाँ पर भाववाचक क्या बनाया हमने? उड़ना से उड़ान। ओके, तो यहाँ पर आएगा गणतंत्र दिवस पर वायुयानों की उड़ान देखने योग्य थी। ओके, अब नेक्स्ट दिया है ऊंचा, तो इसका हमें भाववाचक बनाना है। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर आश्चर्य होता है। तो ऊंचा का यहाँ पर भाववाचक क्या बना? ऊंचाई। नेक्स्ट है नीति को भीड़ में डैश होने लगती है। तो यहाँ देखिए घबराना दिया है तो इसका भाववाचक क्या बनेगा? घबराहट। तो नीति को भीड़ में घबराहट होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर घ, कृष्ण और सुदामा की डैश पर सभी को गर्व है। तो यहाँ देखिए मित्र दिया है तो मित्र का भाववाचक होगा मित्रता। ओके, तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर सभी को गर्व है। नेक्स्ट है मोहन की देखकर तरस आ गया, डैश देखकर तरस आ गया। तो गरीब, गरीब का भाववाचक होगा गरीबी। ओके, तो यहाँ पर आएगा मोहन की गरीबी देखकर तरस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 3, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दी हुई है, इनसे हमें इनकी जातिवाचक संज्ञा बनाना है। जैसे दिया है यहाँ पर का नंबर, पंडिताई, पंडिताई का जातिवाचक संज्ञा होगा पंडित। गुलामी का गुलाम, कवित्व का कवि, लड़कपन का लड़का, धीरता का धीर और स्त्रीत्व का स्त्री। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, तो ये माधुर्य किससे बना है? विशेषण से या सर्वनाम से? तो ये होगा विशेषण से। खा नंबर है कमाई, कमाई किससे बनी हुई है? विशेषण या क्रिया? तो ये कमाई क्या है? विशेषण। ओके, नेक्स्ट है मित्रता, तो सर्वनाम या संज्ञा? तो मित्रता क्या है? संज्ञा। नेक्स्ट है लिखावट, तो ये लिखावट क्या है? क्रिया विशेषण, तो ये क्या है? विशेषण। फिर है नेक्स्ट ममता, ममत्व का सर्वनाम संज्ञा, तो ये क्या है? सर्वनाम से बनी हुई है। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जातीय संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपको आपके चैप्टर में ही आपको ये आंसर मिल जाएगा, तो आपको ये फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है, उदाहरण देकर बताइए। नेक्स्ट है नंबर घ भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी बुक में ही मिल जाएंगे। सो आप इनको फाइंड करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ योर होमवर्क, आपको इन क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।